हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली सबको। और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने वर्क का कॉन्सेप्ट समझ लिया था कि वर्क क्या होता है, एक्सपांसन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क में साइन कन्वेंशन क्या होता है कि वर्क बाय द सिस्टम होता है तो वो नेगेटिव होता है, वर्क ऑन द सिस्टम होता है तो वो पॉजिटिव होता है, वो क्यों होता है। हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे कि हीट एक्चुअली में क्या होता है। तो इन सब के लिए आप पिछले वाले लेक्चर को देख के आइए तो आपको ये वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा अच्छे समझ में आया, क्योंकि इस पार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ उसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस फार्मूला को लगा करके हम लोग किस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैं वर्क डन का कॉन्सेप्ट अच्छे से बता चुका हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फार्मूला से रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सो डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम लोग सबसे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़े थे कि 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस जिनमें हीट मतलब कि हीट एक्सचेंज नहीं होता, मतलब कि उसका जो क्या बोलते हैं हीट एक्सचेंज होता है वो होता है जीरो, मतलब कि हीट जो है कांस्टेंट रहता है, ना हीट अंदर आता है सिस्टम की ना हीट बाहर जाता है। ऐसे प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। इन सभी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दो तरह से किया जा सकता है, एक रिवर्सिबली और एक इरिवर्सिबली। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है ये हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, यहाँ फिर से मैं रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्रेशर रहता है वो वेरिएबल रहता है। प्रेशर क्या रहता है, वेरिएबल रहता है। इसीलिए जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस तो हम लोग प्रेशर को कभी भी इंटीग्रेशन के बाहर नहीं लाएंगे, वो इंटीग्रेशन के अंदर में ही रहेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो दिमाग में रखना है। दूसरा बात ये रखना है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो प्रेशर रहता है वो रहता है कांस्टेंट। ठीक है। प्रेशर रहता है वो रहता है कांस्टेंट, इसीलिए उसको इंटीग्रेशन के बाहर हम लोग ले आते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक है। इसमें इंटीग्रेशन के बाहर ले लिए। और ये वाला जो फार्मूला है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस, चाहे वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो, चाहे वो क्या बोल सकते हैं आइसोथर्मल हो, चाहे आइसोबारिक हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये वाला फार्मूला 100% वैलिड है। माइनस पी एक्सटर्नल इंटीग्रल ऑफ डी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, और क्या लिख सकते हैं इसको बराबर करके माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। इंटीग्रेशन ऑफ डी वी फ्रॉम V1 to V2 इज डेल्टा वी, दैट इज डेल्टा वी इज V2 माइनस V1। समझ में आया। ठीक है। और क्या बात कर लेते हैं हम लोग वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ लिया कि साइक्लिक प्रोसेस में एरिया कैसे निकालते हैं, पीवी कर्व से। जो पीवी कर्व में जो साइकिल दिया रहेगा उसके अंदर का एरिया ही उसका वर्क डन होता है। ठीक है। हम ऐसा याद रखना, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम कर्व ही हम लोग को वर्क डन देता है, कोई और कर्व होगा तो वो नहीं देगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब कि वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट होता है इसका मतलब क्या है कि प्रेशर को हम लोग इंटीग्रेशन के कहाँ ले आएंगे, बाहर ले आएंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाहर ले आएंगे हम लोग उसको। ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ डी वी फ्रॉम V1 to V2 क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। डेल्टा वी इज V2 माइनस V1, डेल्टा वी इज V2 माइनस V1। हम लोग का फार्मूला आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। किसके लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए डेल्टा वी हो जाएगा V2 माइनस V1। V2 हो जाएगा अपना क्या, V2 माइनस V1 है ना। अपना डेल्टा वी क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया। अब V2 माइनस V1 को और कैसे लिख सकते हैं, nRT2/P, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, nRT1/P। हम लोग है ना, हम लोग का आइडियल गैस इक्वेशन का जो रिलेशन है वो याद है, PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, nRT/P। इसी को लिख दिए nRT2/P, nR माइनस nRT1/P।
ठीक है, समझ में आया? आइडियल गैस इक्वेशन है, कुछ नहीं किया है, V1 और V2 की जगह पे आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके हम लोग उसका वैल्यू पुट कर दिए हैं। जनरली हम लोग को क्वेश्चन में फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम दिया रहेगा तो हम लोग सिंपली फार्मूला ये लगा के माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लगा के आंसर ले आएंगे, है ना। हम लोग को क्या रखना है, प्रेशर को पास्कल में रखेंगे, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में रखेंगे तो आंसर आएगा जूल में। अगर कहीं प्रेशर को हम लोग एटीएम में रखेंगे और वॉल्यूम को लीटर में रखेंगे तो आता है एटीएम लीटर। आगे जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस, मतलब कि इनिशियल वॉल्यूम जितना होगा उस प्रोसेस के दौरान वो वॉल्यूम उतना ही रहेगा, मतलब कि इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल वॉल्यूम, मतलब V1 इज इक्वल टू V2। इनिशियल वॉल्यूम किसके बराबर होगा, फाइनल वॉल्यूम के। इसका मतलब कि जो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो होगा। और जब हम लोग उसको फार्मूला में पुट करेंगे माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी में, है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, सॉरी ये इंटीग्रेशन हो गया है इसीलिए आया है, मतलब कि इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल डी वी में जब हम लोग पुट करेंगे तो डी वी की इंटीग्रेशन डेल्टा वी आएगा और डेल्टा वी क्या है, हम लोग का जीरो है। सो जीरो है तो वैल्यू का आ जाएगा वर्क डन का जीरो। इसका मतलब क्या है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब ना तो गैस एक्सपांड करेगा और ना ही गैस कंप्रेस करेगा, मतलब ओवरऑल जो वर्क डन निकलेगा बाय द गैस वो निकलेगा जीरो, किसमें, आइसोकोरिक प्रोसेस में, ठीक है। क्योंकि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो जीरो है, इसीलिए वर्क डन भी जीरो है, ना ही वो कंप्रेस करेगा ना ही एक्सपांड। अगला आता है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। सो आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें क्या रहता है, प्रेशर, सॉरी आइसोथर्मल, आइसो मतलब कि सेम और थर्मल मतलब टेम्परेचर, मतलब जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। अब आइसोथर्मल प्रोसेस दो प्रकार से हो सकता है, या तो रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सो इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस, मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब कि प्रेशर को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर ले प्रेशर को, और जो डीवी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे V1 से लेकर के V2 तक तो वो हो जाएगा डेल्टा वी, और डेल्टा वी हम लोग का आ जाएगा। सो वर्क डन का फार्मूला क्या आ जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी की। ये किस में आ गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है। ये किस में आ गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस में। यहाँ पर हम लोग डेल्टा वी का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ठीक है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट, इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर ले आएंगे। लेकिन जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उस रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जो प्रेशर रहता है वो रहता है वेरिएबल, मतलब प्रेशर क्या रहता है, वेरिएबल रहता है, मतलब प्रेशर चेंज होता है क्योंकि वो इनफाइनाइट स्टेप्स में होता है। हर स्टेप्स में जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो थोड़ा 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 इनफाइनाइटली स्मॉल अमाउंट में जो प्रेशर होता है वो चेंज होता है इनफाइनाइट स्टेप्स तक, इनफाइनाइट स्टेप्स तक। मतलब कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, हम लोग वो सिर्फ ये पता करने के लिए यूज करते हैं कि हम लोग का मैक्सिमम वर्क डन कितना निकल सकता है। एक्चुअल में हम लोग का वर्क डन जो इरिवर्सिबल होता है वही हम लोग का एक्चुअल वर्क डन जो प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हैं हम लोग। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में जो मैक्सिमम वर्क डन है उसको हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन इरिवर्सिबल जो प्रैक्टिकल वर्क डन है उसको कैलकुलेट करते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें प्रेशर क्या होता है, वेरिएबल होता है, इसीलिए प्रेशर को हम लोग अंदर में ही रखते हैं इंटीग्रेशन के, और जब प्रेशर का वैल्यू पुट करके आइडियल गैस इक्वेशन से जब हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें जो वर्क डन का फार्मूला आता है वो आता है -2.303 nRT log base 10 V2 by V1, ये आता है फार्मूला -2.303 nRT log base 10 V2 by V1, जहाँ पर V2 है अपना फाइनल वॉल्यूम और V1 है अपना इनिशियल वॉल्यूम। और हम लोग को पता है कि ये क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब कि nRT क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया, मतलब कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो PV कांस्टेंट है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग उसको, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और हम लोग जब प्रेशर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो P1 बाई P2 क्या हो जाएगा, V2 बाई V1। तो हम लोग V2 बाई V1 की जगह पे P1 बाई P2 भी लिख सकते हैं। तो वर्क डन का नया फार्मूला आ जाएगा -2.303 nRT log base 10 P1 बाई P2। ये किसका फार्मूला हो गया, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन निकालने का फार्मूला हो गया, ठीक है।
हमेशा याद रखना है ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है। इरिवर्सिबल के लिए हम लोग माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लगा करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। रिवर्सिबल में -2.303 NRT log बेस 10 V2/V1 या फिर P1/P2। अब क्वेश्चन आता है कि यूनिट क्या होगा। सो यूनिट इसके नेक्स्ट पेज में हम लोग स्टडी करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग को देख सकते हैं कि जो n है, जो हम लोग का फार्मूला था -2.303 NRT log बेस 10 V2/V1 या फिर P1/P2, ठीक है। इसमें जो n है, ये n है अपना नंबर ऑफ मोल, अपना r है वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। T है अपना एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर इन केल्विन। V2 है अपना फाइनल वॉल्यूम, V1 है अपना इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। अगर मान लो इसी V2/V1 की जगह पे हम लोग P1/P2 रखते हैं तो ये हो जाएगा P1 अपना इनिशियल प्रेशर और P2 हो जाएगा फाइनल प्रेशर। सिंस टेम्परेचर कांस्टेंट है इसीलिए हम लोग V2/V1 को रिप्लेस कर पा रहे हैं P1/P2 से, ठीक है। हाँ, अब बात आता है कि सर हम लोग जो वॉल्यूम और प्रेशर का यूनिट क्या लेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर V2/V1 ले रहे हैं, मतलब कि क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम का रेशियो ले रहे हैं। P1/P2 ले रहे हैं, मतलब कि प्रेशर का रेशियो ले रहे हैं। और जब हम लोग रेशियो लेते हैं तो हम लोग का यूनिट का ज़्यादा टेंशन नहीं होता, क्योंकि रेशियो सेम आता है चाहे हम उसको यूनिट कन्वर्जन करेंगे तो भी। तो इसीलिए ज़्यादा यूनिट का टेंशन नहीं लेना है इस फार्मूला में। बाकी फार्मूला में आपको यूनिट का टेंशन लेना है, मतलब कि यूनिट रखोगे तभी आपका SI यूनिट में आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रेशियो लेना है, तो रेशियो लेना है तो उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है यूनिट का। सो अब तक हम लोग ने देख लिए क्या, आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें हम लोग वर्क डन निकालते हैं -P एक्सटर्नल डेल्टा वी से, आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वर्क डन 0 होता है, और देख लिए हम लोग क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन निकालते हैं -P एक्सटर्नल डेल्टा वी से। रिवर्सिबल में हम लोग फार्मूला लगाते हैं -2.303 NRT log बेस 10 V2/V1 या फिर हम लोग V2/V1 को रिप्लेस कर सकते हैं P1/P2 से, क्योंकि आइसोथर्मल है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं और V2/V1 P1/P2 के बराबर होता है, इसीलिए हम लोग उसको ऐसा भी लिखते हैं -2.303 NRT log बेस 10 P1/P2। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। जो हम लोग का फोर्थ जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एग्ज़ाम्स में हमेशा क्वेश्चन आता है और थोड़ा मुश्किल भी होता है क्वेश्चंस, क्योंकि इनमें क्या होता है, हम लोग को फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया रहता है, तो पहले हम लोग को फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके बाद फिर वर्क डन निकालना पड़ता है। सो ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा मुश्किल भी। ये है अपना एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज क्या होगा, 0 होगा, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। DQ क्या होगा, 0 होगा। अब ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकता है या फिर इरिवर्सिबल हो सकता है। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब कि जहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब कि वो वेरिएबल रहेगा, मतलब प्रेशर चेंज करेगा पूरे प्रोसेस में। सो इसका जो क्या बोल सकते हैं, जो फार्मूला है वर्क डन निकालने का, वो है डेल्टा PV अपॉन गामा -1, या फिर उसको हम लोग डेल्टा PV को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, NR डेल्टा T से, ठीक है। सो ये फार्मूला और हो सकता है NR डेल्टा T अपॉन गामा -1। यहाँ पर गामा क्या है, यहाँ पर गामा है हम लोग का पॉइजन गामा रेशियो। इस गामा के बारे में हम लोग और स्टडी करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक्चुअली में जो गामा होता है, थोड़ा बता देता हूँ, जो गामा है, गामा पॉइजन रेशियो है, वो गामा है CP/C1। क्या है, गामा है CP/CV, सॉरी, गामा है CP/CV। CP/CV का रेशियो है गामा। सो गामा है पॉइजन गामा रेशियो। इसका वैल्यू अभी आप लोग याद कर लीजिए। मोनोएटॉमिक गैस के लिए होता है 1.66, डायटोमिक के लिए होता है 1.44 और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए होता है 1.33। ये हो गया गामा का वैल्यू। डेल्टा PV मतलब कि P2V2 माइनस P1V1, ठीक है, और NR डेल्टा T, ठीक है, NR डेल्टा T। यहाँ पर N है नंबर ऑफ मोल, R है अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, डेल्टा T हम लोग का निकल जाएगा क्या, T2 माइनस T1, ठीक है। ये गलत लिखा गया है, सो इसको इग्नोर करते हैं।
ठीक है। सो ये है एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन। एन अपना नंबर ऑफ मोल, आर यूनिवर्सल गैस क्वांटिटी, डेल्टा टी हम लोग को पता है T2 माइनस T1। सो ऐसा निकलता है रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो सर ये तो फार्मूला हम लोग को आसान लग रहा है, तो इसमें मुश्किल क्या है? गामा हम लोग को पता है, क्वेश्चन में वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में दिया रहेगा। सो प्रॉब्लम कहाँ जाता है? प्रॉब्लम जाता है फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेशन में। आप लोग को डेल्टा टी नहीं दिया रहेगा, आप लोग को इनिशियल टेम्परेचर देंगे और आप लोग से पूछ लेंगे कि आप लोग से वर्क डन पूछ लेंगे, तो आप लोग को फाइनल टेम्परेचर पता हुआ तभी तो आप एन आर डेल्टा टी लगा पाएंगे। सो इसके लिए टेम्परेचर कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला होता है, उसको देखते हैं। सो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर कैसे पता करेंगे? वो पता करते हैं हम लोग इस तीन फार्मूला से। क्या है फार्मूला है पीवी की पावर गामा। इसको ध्यान देना, यहाँ पर जितना जहाँ पर भी गामा लिखा है या गामा माइनस वन लिखा है वो सभी क्या है? पावर में है, मतलब कि पी वी की पावर गामा है वो, ठीक है। उसको ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है। सो वो पीवी की पावर गामा है। सो पीवी की पावर गामा इज कांस्टेंट, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। तो ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला क्या होगा? टी v की पावर गामा माइनस वन इज कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू T1 V1 की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस वन, ठीक है। ये सेकेंड फार्मूला हो गया। इस चीज़ का फार्मूला क्या हो जाएगा? p की पावर वन माइनस गामा t की पावर गामा इज कॉन्स्टेंट, और वी कैन राइट इट एज P1 की पावर वन माइनस गामा T1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 की पावर वन माइनस गामा T2 की पावर गामा। लगता तो बड़ा उठपुटांग सा हम लोग को इक्वेशन है, लेकिन ये बहुत आसान है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा कि वैल्यू कैसे पुट अप करना है। देखो आप लोग को जैसे आप लोग को टेम्परेचर निकालना है तो आप कौन सा वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं? सेकेंड वाला, T1 V1 की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस वन। T1 आपको इनिशियल टेम्परेचर दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, आप लोग को फाइनल टेम्परेचर निकालना है। आप लोग गामा का वैल्यू पता कर आप लोग को दिया रहेगा, या फिर आपको याद कर लेना कि मोनोएटॉमिक के लिए 1.66 होता है, डायटॉमिक के लिए 1.44 है ना, पॉलीएटॉमिक के लिए 1.33। सो गामा की वैल्यू पुट करके आप जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग को यहाँ से फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा। किसके लिए? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग का लास्ट सेगमेंट, इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग का जो वर्क डन निकलता है उसका फार्मूला सेम है। जैसे हम लोग रिवर्सिबल में निकालते थे वैसा ही हम लोग इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में भी निकालेंगे। बस अंतर क्या रहेगा कि यहाँ पर जो फाइनल टेम्परेचर निकालते हैं वो दूसरे तरीके से निकालते हैं, वहाँ पर फाइनल टेम्परेचर हम लोग दूसरे तरीके से निकालते हैं, ठीक है। उस रिवर्सिबल प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर निकालने का तरीका मैंने बता दिया। यहाँ पर जो वर्क डन का फार्मूला होगा वो वही रहेगा। क्या रहेगा? अपना एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा पी वी अपॉन गामा माइनस वन, या फिर डेल्टा पी वी को लिख सकते हैं P2 V2 अपॉन गामा माइनस वन माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस वन। तो ये फार्मूला हम लोग का जो वर्क डन का है वो इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए सेम है, लेकिन जो फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेशन है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों में अलग अलग है। मतलब फाइनल टेम्परेचर दोनों में अलग अलग आता है, और हम लोग को फाइनल टेम्परेचर ही कैलकुलेट करना रहता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, तब जाके हम लोग को वर्क डन कैलकुलेट कर पाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में कभी हम लोग को फाइनल टेम्परेचर गिवन नहीं रहता है जनरली एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क डन कैलकुलेशन में। सो फार्मूला का टेंशन नहीं है एडियाबैटिक प्रोसेस में, वो तो आसान है। बस यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेशन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में वो मुश्किल होता है। सो फाइनल टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करेंगे? फाइनल टेम्परेचर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम लोग का फार्मूला होता है अपना, देखो हम लोग का क्या है कि हीट चेंज क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस में? जीरो है। हीट चेंज जीरो है मतलब कि उसका इंटरनल एनर्जी बराबर हो जाएगा वर्क डन के। जब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो होता है सम ऑफ हीट एंड
वर्क डन। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट क्या होता है, हीट एक्सचेंज जीरो होता है, मतलब कि उसका इंटरनल एनर्जी चेंज डायरेक्टली मतलब कि इक्वल होगा किसके, वर्क डन के। तो इसी को यहाँ पर लिख दिया हूँ डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। अब इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी। अब यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल है, सी वी है अपना स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी, सॉरी मोलर, सी वी है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा टी है, डेल्टा टी है हम लोग का टेम्परेचर डिफरेंस टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, ठीक है। और है ना, ये हो गया एन सी वी डेल्टा टी। ये जो सी वी है वो होता है कांस्टेंट, और आप लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सी वी फॉर दिस गैस इज दिस, आपको वैल्यू दिया रहेगा। आप लोग को टेम्परेचर दिया रहेगा, आप टेम्परेचर डिफरेंस निकाल करके एन सी वी डेल्टा टी पुट करना। आप लोग को फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया रहेगा तो एन सी वी टी टू माइनस टी वन का वैल्यू पुट करना, इज इक्वल्स करना माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब डेल्टा वी में मान लो आप लोग को वेरिएबल दिया रहेगा तो आप लोग एन आर टी टू बाई पी टू माइनस एन आर टी वन बाई पी वन, ऐसा वैल्यू पुट करके आप लोग आंसर ला सकते हैं। यहाँ से आप लोग फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कोई नहीं, आप याद कर सकते हैं। एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, या फिर आप लोग को डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं दिया रहेगा, टेम्परेचर कैलकुलेशन के लिए और ज़्यादा वेरिएबल दिए रहेंगे तो आप एन आर टी टू बाई पी टू माइनस एन आर टी वन बाई पी वन करके सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोग फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करने के बाद आप लोग सिंपली फार्मूला लगा देंगे वर्क डन कैलकुलेशन फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस, जो होता है एन आर डेल्टा टी गामा माइनस वन। वहाँ से आप लोग को आंसर इजीली पता चल जाएगा। अंतर पता चला ना कि दोनों में फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना ही मुश्किल है और अलग अलग तरीके से फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट किया जाता है। सो होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ़ you feel this video is helpful, and if you like this, then please subscribe my channel. Thank you.